हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉम सब्जेक्ट, जो फिफ्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको हम थ्योरी ऑफ मशीन कहते हैं। इसमें मोस्ट डेफिनेशन जितनी है एक तरफ से आपको बताते चलूँगा, आप कॉपी और पेंसिल पर उतारते भी चलें या फिर स्क्रीनशॉट लेते भी चलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर पसंद आए तो आपको डेली यह वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहली डेफिनेशन है, पहला जो पार्ट है हमारा टर्म का, उससे पहली डेफिनेशन ये है। आपको डेरिवेशन सहित पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा और पीडीएफ के माध्यम से। तो पहला जो हमारा टॉपिक है मशीनों का सिद्धांत। ठीक है, मशीनों का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ मशीन कहते हैं हम इसे। तो मशीनों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मशीन, अभियांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, जिसके अंतर्गत सभी मशीनों के अंगों के बीच सापेक्ष गति एवं उन अंगों पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है, मशीनों का सिद्धांत कहलाता है। तो आप समझ रहे होंगे इसमें क्या किया है हमें। अभियांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत मशीनों के अंगों के बीच, जो मशीनों के अंग होते हैं उनके बीच सापेक्ष गति होगी एवं उन अंगों पर लगने वाले बल, जब जब गति होगी तो उन पर कुछ ना कुछ बल लगेंगे, तो लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या है, मशीन का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, मशीनों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मशीन। इसको हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे, शुद्ध गति की पार्ट नंबर 1 है क्या, शुद्ध गति की, सेकंड है क्या, गति की, और फोर्थ थर्ड क्या है, स्थितिकी, और चौथी क्या है, बलगत की। ये हमारे 4 टाइप की होती है। तो पहला नंबर क्या है, शुद्ध गति की। शुद्ध गति की को डीपली से तरीके से जान लेते हैं। शुद्ध गति की, तो शुद्ध गति की मशीनों के सिद्धांत की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशीनों के अंगों के बीच सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है। पहले उसमें क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन की डेफिनेशन में क्या है, बलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लगने वाले मशीनों पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता था। अब शुद्ध गति में क्या है, जैसे मशीनों की सिद्धांत की वह शाखा है ये, जिसके अंतर्गत, ठीक है, मशीनों के अंगों के बीच, तो अंगों के बीच सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है। सापेक्ष गति, गति की, शुद्ध गति का ही मतलब समझ में आ रहा होगा, सापेक्ष गति की का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शुद्ध गति की कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगी। सेकंड क्या है इसका, सेकंड पार्ट स्टैटिकी, तो स्टैटिक कहते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, उसके इसके अंतर्गत स्थिर अवस्था, मतलब स्थितिकी तो स्थित होता ही है, तो स्थित अवस्था में मशीनों पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ भी समझ में आ गया होगा आपको यह कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड इसका पार्ट है गति की। इसमें भी गति की बात होगी, इसे डायनेमिक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मशीनों की सिद्धांत की वह, यानी मशीनों की सिद्धांत की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशीनों के सापेक्ष गति के साथ साथ उन पर लगने वाले बल, देखो अब इसमें क्या है, गतिकी में सापेक्ष गति के साथ साथ किस क्या हो रहा है, बलों का, लगने वाले बलों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दोनों का किया जा रहा है गतिकी में। उसमें क्या था, पहले एक का किया जाता था, अब इसमें दोनों का हो रहा है, गति का भी अध्ययन किया जा रहा है और बलों का भी किया जा रहा है। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, बलगत की। नेक्स्ट है आपका बलगत की। बलगत की में क्या है, इसके अंतर्गत मशीनों के अंगों पर लगने वाले उन बलों का, ठीक है, लगने वाले उन बलों का अध्ययन किया जाता है जो चल अंगों को जड़त्व के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आपको ये भी टॉपिक बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट को टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रतिरोधी पिंड। ठीक है, रेजिस्टेंट बॉडी। तो इसे कैसे डिफाइन किया गया है, बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसे किया गया है, इससे ऐसे पिंड जिनमें गति पारेषण के दौरान कोई भी विकृति उत्पन्न ना हो, ठीक है, प्रतिरोधी पिंड कहलाते हैं। जैसे मानो कोई भी हमारी वस्तु गति पारेषण कर रही है, तो उसके दौरान कोई विकृति उत्पन्न ना हो,
ठीक है, तो प्रतिरोधी पिंड कहलाते हैं। किंतु गति पारेषण के दौरान पिंड में परिवर्तन होता है। देखो, पहले परिवर्तन नहीं होता तो विकृति उत्पन्न ना होगी। अगर विकृति उत्पन्न ना होगी तो प्रतिरोधी पिंड कहलाएंगे। ठीक है, अगर क्या कह रहा है, किंतु गति पारेषण के दौरान पिंड में परिवर्तन होता है तो जो कि नगण्य माना जाता है। ठीक है, अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है, किंतु गति पारेषण के दौरान पिंड में परिवर्तन होता है तो उसे क्या माना जाएगा, नगण्य माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संरचना। तो संरचना को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, संरचना की बात करी जाए तो बहुत से प्रतिरोधी पिंडों, ठीक है, बहुत से प्रतिरोधी पिंडों से मिलकर बना होता है। अब संरचना की डेफिनेशन आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ, या कह सकते हैं स्ट्रक्चर, या इसे कह सकते हैं फ्रेम। तो इसकी अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, बहुत से प्रतिरोधी पिंडों से मिलकर बना होता है यह। ठीक है, जिनके में मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं होती है। ठीक है, इसके मतलब जो संरचना होती है इसमें कोई सापेक्ष गति नहीं होती है, और ये बहुत से पिंडों से मिलकर, प्रतिरोधी पिंडों से मिलकर बना होता है। यह केवल भार को सहन करने के लिए या चल अंगों को सहारा प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, संरचना जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, बहुत से प्रतिरोधी पिंडों से मिलकर बना होता है, जिसके मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं होती है। यह केवल भार को सहन करने के लिए या फिर चल अंगों को सहारा प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आपका टॉपिक है मशीन और संरचना में अंतर। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है, इसे ध्यानपूर्वक समझते चलें। तो पहली बात क्या है, मशीन तथा संरचना में अंतर। तो संरचना की बात की जाए तो क्या है, बहुत से प्रत्यास्थ अंगों से मिलकर बना होता है ये। ठीक है, जो संरचना होती है हमारी क्या है, बहुत से प्रत्यास्थ अंगों से मिलकर बना होती है। ठीक है, बनी होती है या बना होता है कह सकते हैं, जिनके मध्य कोई सापेक्ष गति संभव नहीं होती। मैंने अभी आपको डेफिनेशन में ऊपर बताया था कि संरचना की जो डेफिनेशन है, इसके वजह कोई सापेक्ष गति उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, जिनके मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये क्या है, संभव नहीं होती है। अब ये मशीन की बात की जा रही है। अब मशीन में देख लो, मशीन में बहुत से प्रत्यास्थ पिंडों से मिलकर बनी होती है मशीन है। ठीक है, और ये क्या थी, बहुत से प्रत्यास्थ पिंडों से मिलकर नहीं बनी, मतलब प्रत्यास्थ अंगों से मिलकर बनी थी। ये कैसे मशीन किससे बनी है, पिंडों से। ठीक है, बनी होती है, जिसके मध्य सापेक्ष गति संभव होती है। उसके मध्य सापेक्ष गति संभव नहीं होती है, क्योंकि वो किससे बनी है, अंगों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बनी है। और ये किससे बनी है, पिंडों से, बड़े बड़े पिंडों से मिलकर बनी है। तो इसमें सापेक्ष गति होती है मशीन में। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या है, सेकंड, यह बलों, ठीक है, यह बलों को सहन करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सहन कर सकते हैं, बल संरचना हमारी जितनी भी है वो बलों को सहन कर सकती है। बल्कि मशीनों की बात करी जाए तो यह मशीनें ऊर्जाओं के रूपांतरण के द्वारा अंतिम रूप में कार्य प्रदान करती हैं। जैसे मशीन में कोई इनपुट दिया जाता है तो आउटपुट हमें अंतिम में ही मिलता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है थर्ड नंबर में क्या है, संरचना में प्रयुक्त अंगों के मध्य कोई घर्षण संभव नहीं होता है। ठीक है, संरचना में क्या है, कोई घर्षण संभव नहीं होगा प्रयुक्त अंगों के मध्य। अंगों से मिलकर बना है ये संरचना, तो इनमें कोई अंगों में कोई घर्षण संभव नहीं है। ठीक है, और मशीनों की बात की जाए तो यहाँ मशीनों में प्रयुक्त अंगों के मध्य क्या है, सापेक्ष गति होने के कारण घर्षण संभव होता है। जब गति होगी, सापेक्ष गति होगी, तो क्या है, घर्षण संभव है मशीनों में। तो आपके तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तीन ही कॉन्सेप्ट लिखे हैं इसमें, तो आपको आई होप बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट डेफिनेशन है कड़ी, जिसे हम कहते हैं लिंक। ठीक है, लिंक्स या शुद्ध गति की कड़ी। ठीक है, शुद्ध गति की कड़ी या कहते हैं काइनेमेटिक लाइंस। ठीक है, लिंक कह सकते हैं।
तो आपको इजीली तरीके से इसे भी समझा दूं, कड़ी या शुद्ध गति की कड़ी किसे कहते हैं? मशीन का प्रत्येक अंग जो गति पारित करता है, ठीक है, जो मशीन का प्रत्येक जो पार्ट है, जो प्रत्येक पार्ट जो गति पारित करता है, कड़ी कहलाता है। ठीक है, मानो आप समझ रहे होंगे, जैसे मशीन का कोई भी पार्ट ले लो, बोल्ट ले लो, ठीक है, वो घूमता है मतलब गति करता है, तो क्या है, वो एक कड़ी है हमारी, ठीक है, लिंक कहते हैं हम उसे। जैसे मानो मैंने एक क्या बनाऊं, जैसे मैंने एक ये बनाया गोला, इससे एक कड़ी को जोड़ दिया एक और गोला, तो ये मतलब दो दो गोले हैं, ठीक है, इनको जोड़ने पर ये वाला मतलब मैंने पिन जोड़ लगाया है इस पे, ये वाला ऊपर नीचे रोटेट करेगा, ठीक है, ऊपर नीचे, तो ये क्या है, एक कड़ी बन गई। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो कड़ी के तो डेफिनेशन द्वारा देखते हैं, मशीन का प्रत्येक अंग जो गति पारित करता है, मतलब गति का पारित करता है, तो कड़ी कहलाता है। ठीक है, कड़ी बिना किसी विकृति के अन्य प्रतिरोधी पिंडों को गति पारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसी में क्या है, जैसे इंजन का ढांचा आपने देखा होगा, पिस्टन पिस्टन आपने देखी होगी, ऊपर नीचे गति करती है। संयोजक दंड तथा क्रैंक शाफ्ट देखिए, ऊपर नीचे गति करती है। कड़ी या आवश्यक अवयव कहलाते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक बहुत इजीली तरीके से समझे होंगे। तो कड़ियों के प्रकार, कड़ियाँ कई तरह प्रकार की होती हैं, तो आप डेफिनेशन भी पूछ सकता है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, आप क्लियरली आप समझते चलें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो कड़ियों के प्रकार, कड़ियाँ मुख्यतः निम्न निम्न प्रकार की होती हैं। तो दृढ़ कड़ी, जिसे हम रिजिड लिंक कहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रिजिड होती है, मतलब बद्ध होती है, ठीक है, एकदम फिक्स। तो दृढ़ कड़ी, गति पारित करते समय जिस कड़ी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कोई मतलब गति कर रही है कड़ी, तो उसमें कोई आकार में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो परिवर्तन नहीं होता तो होता है, परिवर्तन नहीं होता है तो दृढ़ कड़ी कहलाती है। ठीक है, गति पारेषण करते समय जिस कड़ी के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दृढ़ कड़ी कहलाती है। प्राय सभी ठोस दृढ़ कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, ठोस कड़ी जितनी भी होंगी क्या होंगी, दृढ़ कड़ी होंगी। आपको पूछ लिया जाए, कोई भी ठोस कड़ी दे दी जाएगी, कौन सी कड़ी है, लचीली है या दृढ़ है, तो आप बता सकते हैं। जब ठोस है तो क्या है, दृढ़ कड़ी है। जैसे इंजन का सिलेंडर, सिलेंडर कैसा होता है, ठोस। क्रैंक शाफ्ट, सिलेंडर क्रैंक शाफ्ट पूरी बात की जा रही है, क्रैंक शाफ्ट जो होती है हमारी ठोस होती है। संयोजक दंड, पिस्टन आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है लचीली कड़ी यानी फ्लेक्सिबल लिंक। हम कड़ी को इंग्लिश में लिंक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। गति पारित करते समय जिस कड़ी के आकार में परिवर्तन होता है, अब देखो लचीली से हमें पता है कि वो ऊपर नीचे रोटेट हो सकती है, हिल सकती है, तो आकार में परिवर्तन हो सकता है। लचीली चीज़ आपने देखी होगी, तो क्या है, आकार में परिवर्तन होता है, परंतु गति पारेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लचीली कड़ी कहलाती है। आपको डेफिनेशन इजीली तरीके से समझ में आ रही होगी, तो एक बार और देखना है इसे। गति पारेषण करते समय जिस कड़ी के आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है, आकार में परिवर्तन हो रहा है, वो बद्ध थी, दृढ़ थी, उसमें आकार में परिवर्तन नहीं होगा, परंतु इसमें होगा, परंतु गति पारेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लचीली कड़ी कहलाती है। प्राय लचीली कड़ी तनाव में गति का पारेषण करती है। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग को एक बार खींच लो तो वो बैक अपने उसमें चली जाएगी, वो एकदम हलती रहती है। ठीक है, बेल्ट, बेल्ट भी लचीली रहती है। ठीक है, पट्टा देखा होगा, रस्सी देखी होगी, ये सभी मतलब लचीले पदार्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तरल, तरल कड़ी जिसे कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट है तरल कड़ी, जब मशीन जब मशीन अंगों के मध्य गति का पारेषण कर किसी तरल द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी जब मशीन अंगों के मध्य, ठीक है, गति का पारेषण किसी तरल द्वारा किया जाता है, तो प्रयुक्त तरल, यानी मतलब प्रयुक्त तरल तरल कड़ी कहलाती है। मानो हमने कोई तरल लिया, कोई मतलब ग्रीस वगैरह ले लिया, वो कोई तरल ले लिया, मतलब ऑयल ले लिया, वो हमारी उस गति को पारित कर रहा है। ठीक है, मशीन में डाल दिया, तो हमें क्या है, तरल कड़ी कहलाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कह सकते हैं हाइड्रोलिक जैक, ठीक है, प्रेस इत्यादि।
तरल तरल कड़ी केवल संपीड़न के कारण ही गति का पारेषण करती है। संपीड़न समझते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, तरल हो गया। अब युगल की बात की जाए, जिसे पेयर कहते हैं, हम जोड़ कहते हैं, ठीक है, युगल। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, युगल। युगल की बात की जाए, युगल तथा शुद्ध गति युगल, इसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पेयर एंड काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन इजीली तरीके से समझेंगे। जहाँ दो कड़ी आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, जैसे एक कड़ी तो ये हो गई और दूसरी ये, ठीक है, एक कड़ी ये और एक कड़ी ये, दो कड़ी हो गई आपस में। जब जहाँ दो कड़ी आपस में जुड़ती हैं तो, ठीक है, तो युगल का निर्माण करती हैं, ठीक है। दोनों कड़ियों के मध्य सापेक्ष गति होनी चाहिए, ठीक है, सापेक्ष गति होनी चाहिए, परंतु इन कड़ियों के मध्य सापेक्ष गति पूर्णतः निरुद्ध या सफलतापूर्वक हो तो प्राप्त युगल शुद्ध गति की युगल कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ हमें सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाए तो क्या युगल क्या कहलाएगा, हमारा शुद्ध गति की युगल कहलाएगा। तो दोबारा देख लेते हैं डेफिनेशन। जहाँ दो कड़ी आपस में जुड़ती हैं तो युगल का निर्माण करती हैं, ठीक है। जब दो कड़ी आपस में जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, युगल का निर्माण करती हैं। दोनों कड़ियाँ के मध्य सापेक्ष गति होनी चाहिए, ये हमें कंफर्म नहीं है, मतलब होनी चाहिए, परंतु इन कड़ियों के मध्य सापेक्ष गति पूर्णतः निरुद्ध या सफलतापूर्वक हो तो प्राप्त युगल शुद्ध गति की युगल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निरुद्ध गति। अब निरुद्ध गति के बारे में जान लेते हैं, क्या चीज़ है निरुद्ध। तो इसे कहते हैं कंस्टेंट मोशन, ठीक है। यदि किसी पेयर यानी यदि किसी युगल में कोई भी कड़ी किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र ना हो तो यद्यपि एक निश्चित दिशा में गति करे, प्राप्त गति निरुद्ध गति कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे निरुद्ध गति क्या है। यदि किसी पेयर यानी युगल में कोई भी कड़ी किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र ना हो, ठीक है, किसी भी मतलब चारों तरफ घूमने के लिए वह स्वतंत्र ना हो तो यद्यपि क्या है, अर्थात एक निश्चित दिशा में गति करे। कोई निश्चित दिशा दे दी जाए, जैसे मैंने पश्चिम दे दिया, पूरब दे दिया, उत्तर दे दिया, कुछ भी दे दिया जाए तो प्राप्त गति निरुद्ध गति कहलाती है। आप इस डेफिनेशन को बहुत इजीली तरीके से समझ गए होंगे। जैसे हम मानो कोई युगल लेते हैं, दो कड़ी लेते हैं, उन्हें ऐसे फिक्स कर रहे हैं कि हमारी दिशा एक निश्चित हो, वो चारों तरफ ना घूमती हो, तो क्या कहेगी, निरुद्ध गति कहलाएगी। तो निरुद्ध गति के प्रकार होते हैं, निरुद्ध गति कई प्रकार की होती है। जैसे देख लेते हैं, पहला प्रकार क्या है, पूर्णतः निरुद्ध, ठीक है, टाइप ऑफ कंस्टेंट पेयर, पूर्णतः निरुद्ध गति। यदि किसी युगल में गति एक ही दिशा में होना संभव हो, ठीक है, तब इस प्रकार की गति पूर्णतः निरुद्ध गति कहलाएगी। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे, यदि किसी युगल में गति एक ही दिशा में होना संभव हो तब इस प्रकार की गति पूर्णतः निरुद्ध गति कहलाती है, ठीक है। ये तो आपने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया होगा। निरुद्ध गति क्या है कि वो गति जो चारों दिशाओं में, मतलब ये आपने अभी पढ़ा था, चारों दिशाओं में ना होकर किसी एक दिशा में फिक्स हो, ठीक है, तो उसे निरुद्ध गति कहलाएगी। तो इसमें ये आयताकार, देखो जैसे आयताकार आयताकार खोल आयताकार होल वेल है या होल है। आयताकार होल में आयताकार शाफ्ट एक सरक सकती है, ठीक है। अब तुम समझ रहे हो, कोई आयताकार होल है, ठीक है, जिसका आयत आपने देखा होगा कैसा होता है। आयताकार होल में जैसे मेरा आयत बना लिया मैंने, जिसके आमने सामने वाली भुजा कैसी होती है, बराबर। इसके अंदर एक होल है, ठीक है, ये आयताकार, ये भी आयताकार है। तो इसके अंदर जो वाली शाफ्ट होगी वो आयताकार ही तो अंदर मोशन कर सकती है, गति कर सकती है अंदर बाहर, जैसे इधर की ओर और इधर की ओर, समझ रहे होंगे आप। तो यही तो कर सकती है। अगर मैं गोल को घुसेड़ूँ तो गोल नहीं कर पाएगी इतना,
जितना आयताकार इसके फिक्स मतलब शेप के अनुसार ही डिपेंड करती है। आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी युगल में, नेक्स्ट दोबारा देख लेते हैं इसे, यदि किसी युगल में गति एक ही दिशा में होना संभव हो तब इस प्रकार की गति को क्या है, पूर्णतः निरुद्ध गति कहते हैं, कहलाती है। पूर्णतः निरुद्ध, ठीक है, पहले निरुद्ध गति समझी थी, अब यह है पूर्णतः निरुद्ध। जैसे आयताकार होल में आयताकार शाफ्ट सरकती है, घूम नहीं सकती, ठीक है, वो रोटेट नहीं हो सकती, मतलब सरक सकती है लेकिन रोटेट नहीं होती, चाहे बल किसी भी दिशा में लगाओ। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे ये वाली हमें डायग्राम दिया है, इसे देख लो। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, ठीक है, ऐसे, क्या रोटेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये रोटेट नहीं हो पा रही है, तो इसलिए क्या है, ये एक पूर्णतः निरुद्ध है, क्योंकि ये इधर को ही मोशन कर सकती है, आगे पीछे हो सकती है, बट बल किधर किधर भी लगा लें मगर ये इधर ही मोशन करेगी जिधर इसकी शेप बनी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्लियर कॉन्सेप्ट। और ये ऐसा, ये मतलब ये दृश्य हमें मतलब इधर से देखेंगे साइड व्यू से, तो साइड व्यू से हमें ऐसा दृश्य दिखाई देगा इसका। तो हमें आपको दोनों चित्र दिखा दिए, बेसिकली आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्या है इसका, इसमें कॉलर वृत्ताकार होल में वृत्ताकार शाफ्ट में घूम सकती है, ठीक है, लेकिन सरक नहीं सकती। यही बात है, बात यही लिखी है, कॉलर की बात की गई है और कुछ नहीं है। अब शाफ्ट की बात की है, वहाँ आयताकार की बात करें तो यहाँ गोल शाफ्ट है। गोल शाफ्ट में क्या है, गोल शाफ्ट तो घूम सकती है लेकिन सरक भी सकती है और घूम भी सकती है, ये दोनों में लागू होती है। तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपूर्ण निरुद्ध गति, यानी ये पूर्ण नहीं है, ठीक है, अपूर्ण निरुद्ध गति। तो इसको के लिए क्या करेंगे, यदि किसी युगल में गति एक से अधिक दिशाओं में संभव हो, वहाँ क्या था, एक दिशा में संभव थी, तभी तो वो अब पूर्णतः क्या थी, निरुद्ध। अब इसमें क्या, एक से अधिक दिशाओं में संभव हो, तो इस प्रकार की गति को पूर्ण अपूर्ण निरुद्ध युगल, मतलब युगल लिख दिया है, यहाँ पर गलती हो गई है, गति का लिख लेना, ठीक है, अपूर्ण निरुद्ध गति कहलाती है। ठीक है, आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि किसी युगल में, ठीक है, यदि किसी युगल में गति एक से अधिक दिशाओं में, ठीक है, संभव हो तो इस प्रकार की गति अपूर्ण निरुद्ध गति कहलाती है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे जैसे हमें बात की जाए तो वृत्ताकार होल में वृत्ताकार शाफ्ट घूमने के साथ साथ सरक भी सकती है, आप ये भी समझ गए होंगे बहुत ही इजीली तरीके से। तो देख लेते हैं एक बार डायग्राम को एक बार देखेंगे। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसको शाफ्ट में इधर से बल लगाएं तो क्या है, इधर को भी सरक सकता है। अगर मैं ऐसे बल लगाऊं, ठीक है, रोटेट करूं तो ये घूम भी सकती है, क्योंकि ये चारों दिशाओं में एक रोटेट हो सकती है, घूम सकती है और सरक भी सकती है। ठीक है, आप ये समझ में होंगे। ये वाला डायग्राम इसी का है, इस वाले का, ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये इसका है, इसका दूसरे नंबर का। तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों में से एक उतार लेना, कोई सा भी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तीसरा, सरलता सफलतापूर्वक या असंततः निरुद्ध गति। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया था। अब आई होप आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सफलता पूर्वक या असंततः निरुद्ध गति। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी किसी युगल की कणियाँ इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि वे स्वतः ही निरुद्ध युगल नहीं बनाती, परंतु इन्हें निरुद्ध बनाने के लिए, ठीक है, इन्हें निरुद्ध बनाने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी गति सफलतापूर्वक या असंततः निरुद्ध गति कहलाती है। द्वारा समझ लें, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो क्या है, कभी कभी क्या होता है, किसी युगल की कणियाँ इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि वे स्वयं ही निरुद्ध युगल नहीं बनाती, ठीक है, परंतु निरुद्ध युगल का मतलब समझ रहे हैं आप, वो एक ही दिशा में नहीं चलती, मतलब
कभी कभी ऐसा होता है वो एक ही दिशा में नहीं चलती, परंतु उन्हें निरुद्ध बनाने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी गति सफलतापूर्वक या असंततः निरुद्ध गति कहलाती है। तो चित्र डायग्राम से आपको तो इजीली तरीके से समझ में आएगा। देखो, अब देखो ये है आपका, ये दिया है डायग्राम, इसमें क्या है, ये शाफ्ट लगी है। तो इसे शाफ्ट में मतलब देखो आपको किधर भी रोटेशन हो जाए, बस इसमें इससे मतलब ये रोटेट करेंगे तभी घूम सकती है, मतलब नीचे अंदर ऊपर ऊपर बाहर, मतलब समझ रहे होंगे, ये अंदर बाहर नहीं हो सकती। अगर मैं इधर से बल लगाऊं तो ये नीचे के लिए पार हो जाएगी, नहीं होगी। सरक तो नहीं सकती लेकिन घूम सकती है। ठीक है, आपको इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चित्र में दिखा रहे हैं, चित्र के बारे में बता देते हैं। तो चित्र के अनुसार चित्र में एक क्या दिया है, फुट स्टेप वीरिंग दिखाया गया है। ठीक है, इसका नाम है फुट स्टेप वीरिंग। ठीक है, जिसमें शाफ्ट घूमने के साथ ऊपर की ओर गति करने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, ऊपर की ओर तो कर सकती है, अगर मैं बल ऐसे लगाऊं तो कर सकती है, अगर ऐसे लगाया तो बल कार्य मतलब नीचे की ओर नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर कोई गैप नहीं है। परंतु यहाँ पर शाफ्ट पर रखे हुए भार डब्लू तथा अपना खुद का भार ऊपर न उठने देने के लिए पर्याप्त है। अतः वियरिंग में शाफ्ट केवल घूम सकती है, ऊपर नहीं उठ सकती। अब लो, उसमें क्या है, पहले बोल रहा था ये कि जिसमें शाफ्ट घूमने के साथ ऊपर की ओर गति करने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, अब यहाँ में डब्लू वेट लगा दिया हमने। ठीक है, ये डब्लू वेट यहाँ पर लगा दिया हमने, डब्लू स्मॉल डब्लू वेट लगा दिया। तो क्या है, ये शाफ्ट और शाफ्ट का जो वेट है ऊपर के लिए उठने नहीं देगा। ठीक है, इसे ऊपर के लिए उठने नहीं देगा, केवल उसे रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है। तो आई होप आपको बहुत ही इजीली तरीके से ये समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऊपर नहीं उठ सकती। ये तो हो गया आईसी इंजन की बात की जाए तो आईसी इंजन के लिए सिलेंडर में पिस्टन केवल पश्चाग्र गति कर सकती है, घूम नहीं सकती। ठीक है, ऊपर नीचे की गति को क्या कहते हैं, पश्चाग्र गति। तो क्या है, पिस्टन केवल ऊपर नीचे गति कर सकती है, ऊपर और नीचे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और पिस्टन कभी घूमती नहीं है, ऐसे रोटेट नहीं होती है। ठीक है, ये केवल ऊपर और नीचे ही गति कर सकती है। तो शुद्ध गति की युगलों का वर्गीकरण ये आपको कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा पार्ट नंबर 2 में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़।